केशव जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही? हाँ, अब हुई जी। नमस्कार। चरण स्पर्श करता हूँ सर मैं विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा। आपने हमको समय दिया, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण था और एक यादगार पल है ये, क्योंकि आप हिंदी के लिए पूरे विश्व में जो एक अभियान चला रखा है आपने, वो नई पीढ़ी भी जानना चाहती थी। आपने मना किया था परिचय के लिए, लेकिन मैं छोटा सा 2-4 मिनट का परिचय जरूर देना चाहता हूँ। हमारे सभी मित्रों ने कहा है कि कुछ परिचय जरूर दीजिए। हमने विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट ने अभी 4 महीने पहले विदेशों में हिंदी हिंदी का विदेश, इसकी 10 सीरीज की थी और 100 से अधिक देशों के हिंदी सेवियों ने इसमें भाग लिया था, अपने वक्तव्य दिए थे। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की गणना उन राष्ट्रीय अग्रदूतों में होती है जिन्होंने हिंदी को मौलिक चिंतन की भाषा बनाया और भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलवाने के लिए सतत संघर्ष और त्याग किया। महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की महान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले योद्धाओं में वैदिक जी का नाम अग्रणी है। वैदिक जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा। उनका निष्कासन हुआ, वो राष्ट्रीय मुद्दा बना। 1965 और 67 में संसद हिल गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमे, आचार्य कृपलानी, इंदिरा गांधी, गुरु गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, हिरेन मुखर्जी, हेम बरुआ, भागवत झा आजाद, प्रकाशवीर शास्त्री, किशन पटनायक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जैसे लोगों ने वैदिक जी का डटकर समर्थन किया। सभी दलों के समर्थन से वैदिक जी ने विजय प्राप्त की, नया इतिहास रचा। पहली बार उच्च शोध के लिए भारतीय भाषाओं के द्वार खुले। वैदिक जी ने अपनी पहली जेल यात्रा सिर्फ 13 वर्ष की आयु में की थी। हिंदी सत्याग्रही के तौर पर वे 1957 में पटियाला जेल में रहे। बाद में छात्र नेता और भाषाई आंदोलनकारियों के तौर पर कई जेल यात्राएं की। भारत में चलने वाले अनेक प्रचंड जन आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका। कई भारतीय और विदेशी प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व मित्र और अनौपचारिक सलाहकार। लगभग 80 देशों की कूटनीतिक और अकादमिक यात्राएं। 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व इसी वर्ष विस्कोन्सिन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। पुस्तकें, अफगानिस्तान में सोवियत अमेरिकी प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजी हटाओ, क्यों और कैसे, हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम, भारतीय विदेश नीति, नई दिशा संकेत, एथनिक क्राइसिस इन श्रीलंका, इतिहास ऑप्शंस, हिंदी का संपूर्ण समाचार पत्र कैसा हो, वर्तमान भारत, अफगानिस्तान कल, आज और कल, महाशक्ति भारत, भाजपा हिंदुत्व और मुसलमान, कुछ मित्र और कुछ महापुरुष, मैंने सपनों की हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी कैसे बने, विश्व भाषा, स्वभाषा लाओ, अंग्रेजी हटाओ आदि। तो ये एक छोटा सा परिचय था वैदिक जी का। तो परिचय बहुत ही बड़ा है क्योंकि इतने वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो वैदिक साहब, अब आपको सुनना चाहते हैं देश और दुनिया में लोग, तो आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। आप कुछ प्रश्न करें तो फिर मैं उत्तर दूं। मैं आप ये विषय जो आपका मैंने लेख पढ़ा था और उस लेख में देश ही नहीं दुनिया भर के सत्याग्रही चिंतक विद्वानों और लोगों ने जो अपनी भाषा है उसके लिए जो आंदोलन किए, धरने दिए, जेल गए,
और जो नए शासक आए उन्होंने उस देश की भाषा को खत्म किया या हटाया, लेकिन आप जैसे विद्वान लोगों ने, महापुरुषों ने, चिंतकों ने वो भाषा को पुनर्जीवित किया। तो हमारा विषय आपके आशीर्वाद से ही कि विश्व में स्वभाषा के सत्याग्रही, भारत के तो आप हैं ही, लेकिन आपका पूरे दुनिया में नाम है, तो विश्व के स्वभाषा के सत्याग्रही विषय पर आप अपने विचार दें। केशव जी, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जी कि जब विदेशी आक्रमण होता है जी या कोई विदेशी सभ्यता अपना वर्चस्व जमाना चाहती है तो सबसे पहले वह शासित लोगों की भाषा को नष्ट करती है, क्योंकि भाषा वो पटरी है जिस पर संस्कृति की रेल चलती है, जिसमें संस्कृति की गाड़ी, सभ्यता की गाड़ी, परंपरा की गाड़ी जी और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो आप देखें कि अंग्रेजों ने अगर भारत में भारतीय भाषाओं को नष्ट किया तो खुद ब्रिटेन में भी अंग्रेजी पर फ्रांसीसी का प्रभुत्व रहा। दुनिया के कई देशों में, इंडोनेशिया में जैसे फ्रांसीसी का प्रभुत्व रहा। तुर्की में पहली बार जब क्रांति हुई तो अतातुर्क ने तुर्की भाषा को स्थापित किया। आप देखें कि रूस की जब सत्ता कायम थी मध्य एशिया के राष्ट्रों में तो उनकी भाषाएं, उज़्बेकी, कज़ाकी, तुर्कमेनी, सब दलित हो गई, सब दबा दी गई, उन पर रूसी थोप दी गई। इसी तरह से तिब्बती लोगों को देखें, चीन के उइगर मुसलमानों को देखें, उन सब पर चीनी भाषा थोप दी गई है। तो भाषा जो है किसी भी मुल्क को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा औजार है। भारत में भी यही हुआ। भारत की शिक्षा पद्धति बदल दी गई, भारत का सोच बदल दिया गया, गुलाम मानसिकता पैदा कर दी गई और उसमें भाषा की भूमिका सबसे ज़्यादा रही। विचारों को भाषा प्रभावित करती है। आप लोगों के विचार बदल दीजिए तो उनका कर्म भी बदल जाएगा, उनका जीवन भी बदल जाएगा। उनकी कथनी और करनी दोनों पर उनके विचारों का प्रभाव पड़ता ही है। और भाषा एक ऐसी चीज है कि जिसके बदलने से विचारों में बड़ा बदलाव आ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अपने यहाँ बड़ों को हम आप कहते हैं, बराबरी वालों को या अपने से थोड़े छोटे लोगों को तुम कहते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको बड़े लोग तू कह के या प्रेम से भी तू कह के किसी को भी बुलाते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी आप पे थूकती है तो सब यू होते हैं, एक ही डंडे से सबको निपटा दिया जाता है। बुजुर्ग के लिए भी वही शब्द प्रयोग किया जाता है जो समवयस्क के लिए, और जो बच्चों के लिए, सम्मानी के लिए भी वही शब्द प्रयोग किया जाता है जो तिरस्करणीय के लिए भी किया जाता है। तू तू सभी तू हैं। ये सांस्कृतिक फर्क पड़ता है। अब जैसे ब्रदर इन लॉ शब्द है, अब ब्रदर इन लॉ के दोनों ही मतलब हैं। साला भी ब्रदर इन लॉ है और जीजा भी ब्रदर इन लॉ है। इसलिए भाषा से अर्थ बदलते हैं, भाषा से दृष्टि बदलती है। और इस बात को भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ सबसे पहले महर्षि दयानंद ने देखा। उन्होंने संस्कृत पर, हिंदी पर जोर दिया। उनका आर्य भाषा सारे भारत को एक करने में समर्थ है।
देश की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है, यहाँ तक कि उर्दू के शब्दों में अरबी और फारसी के शब्द हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि फारसी, मूल फारसी, मैंने फारसी पढ़ी है, फारसी के मूल शब्द, फारसी का व्याकरण, फारसी की विभक्तियाँ, वो कहाँ से निकली है? वो भी सब संस्कृत से निकली हैं। और अरबी भाषा के सैकड़ों शब्द मूल संस्कृत के हैं। तो संस्कृत पर जोर दिया महर्षि दयानंद ने, और उन्होंने कहा कि हिंदी उसकी बेटी है, उसको प्रामुख्य मिलना चाहिए, तो उसको उसका उचित स्थान भारत में मिलना चाहिए। वो खुद गुजराती भाषी थे, संस्कृत के पंडित थे, लेकिन देखिए उन्होंने अपने ग्रंथ जितने भी लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, कई ग्रंथ लिखे हैं छोटे बड़े, सब उन्होंने हिंदी में लिखे हैं। तो ये हिंदी का लाना सच्ची आज़ादी है। इसको हमारे देश के नेताओं ने, जो आज़ादी के बाद देश में हमारा नेतृत्व करते रहे, उन्होंने ठीक से समझा नहीं। इस बात पर गांधी जी ने बहुत जोर दिया था, इस बात पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बड़ा संघर्ष किया, और इन तीनों महापुरुषों की प्रेरणा मेरे जैसे नौजवान बच्चों पर पड़ी। इसीलिए मेरी उम्र जब 12-13 साल की थी, आज से करीब 63-64 साल पहले, 65 साल पहले, मैं आंदोलन में कूद पड़ा, गिरफ्तार हुआ, कई बार जेल गया, कई प्रदर्शन किए, पूरे भारत में संगठन बनाया, आंदोलन चलाए, और एक नहीं कई मुद्दों पर प्रादेशिक सरकार को झुकाया, केंद्र सरकार को झुकाया। हमने दक्षिण भारत की यात्राएं की, पूर्वी भारत में गए, वहाँ के नेताओं से बात की, वहाँ के भाषाविदों से बात की, और सबको जोड़ने की कोशिश की। हिंदी लादने का मैं समर्थक नहीं हूँ, हिंदी लादने का विरोधी हूँ। किसी भी भाषा को किसी पे भी लादने का मैं विरोधी हूँ। सब भाषाएं स्वेच्छा से सीखी जानी चाहिए, किसी पर कोई भाषा लादी नहीं जानी चाहिए। हमने हिंदी लादने का बराबर विरोध किया है। तमिल लोगों से हमने यही कहा कि पहली बार करुणानिधि से मिलने गए मुलायम सिंह जी और मैं, मुलायम सिंह जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, वो और हम दोनों साथ गए। तो करुणानिधि जी मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हम पर हिंदी थोपने आए हैं। मैंने कहा नहीं करुणानिधि जी, हम आप पर तमिल थोपने आए हैं। अगर आपकी सरकार तमिल में काम करेगी, क्या बात, बहुत बंगाल की सरकार बंगाली में काम करेगी, बहुत असमिया सरकार असमिया में काम करेगी, और महाराष्ट्र की सरकार मराठी में काम करेगी, तो सब भाषाएं मिलकर कौन सी भाषा में काम करेगी? अपने आप हिंदी में काम करेगी। हिंदी एकमात्र संपर्क भाषा बनेगी, और हिंदी में वो खूबी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, आम आदमी को जोड़ने वाली यही भाषा है। मैं खुद गया हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रांतों की यात्राएं मैंने की हैं, कई बार की हैं। मैंने ये देखा है कि आप साधारण लोगों के बीच जाइए, हिंदी से ही काम चलता है, और कोई भाषा चलती नहीं है, सब दूर। ये ठीक है कि जो भद्रलोक अपने आप को कहते हैं, पढ़े लिखे, विद्वान, पैसे वाले, ऊंची जात के लोग, तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजी मुश्किल से आज देश के 5-10% लोगों की भाषा बनी हुई है, जो उनको पल्ले पड़ती है। आज भी हिंदी टीवी चैनलों को देखने वाले लोग, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। हिंदी भाषा के अखबारों को पढ़ने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस देश में हिंदी को समझने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। केरल के दूर दराज के इलाकों में आप चले जाइए, हिंदी बोल के आपका काम चल जाएगा, अंग्रेजी बोल के नहीं चलेगा।
तो ये अगर देश को हमें एक करना है, देश में अगर हमें अपनी चेतना का जागरण करना है, तो स्वभाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिंदी को हम भारतीय भाषाओं के साथ लड़ाना बिल्कुल अनुचित मानते हैं। हिंदी को तमिल के साथ, तेलुगु, कन्नड़ के साथ, मलयालम के साथ लड़ाने की बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि हिंदी बड़ी बहन है, ये सब भाषाएं छोटी बहनें हैं। अरे भाई, छोटी बहन तो बड़ी बहन के मुकाबले ज़्यादा सुंदर होगी ही, ज़्यादा शक्तिवंत होगी ही, ज़्यादा चतुर होगी ही, ज़्यादा स्वीकार्य होगी ही। तो इन बहनों की आलोचना नहीं करना है, इनकी प्रशंसा करना है और इनका जो अद्भुत साहित्य है उससे लाभ उठाना है। अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में एक स्वतंत्र अनुवाद मंत्रालय कायम करना चाहिए। ये मांग मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ कि एक अनुवाद मंत्रालय हो तो अंग्रेजी की हमको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी जो समस्त भाषाएं हैं उनके कई शब्द लगभग एक जैसे हैं, व्याकरण उनका एक जैसा है, उनकी वाक्य रचना एक जैसी है, उनकी अभिव्यक्ति का प्रकार एक जैसा है। इसलिए स्वभाषाओं में परस्पर संपर्क बने, सामंजस्य बने और अधिकाधिक प्रयोग हो, इसके लिए भारत सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, प्रांतीय सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि आप विदेशी भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो राष्ट्रीय एकता में तो बाधक है ही, वो एक देश के अंदर दो देश बना देती है। अगर आप अंग्रेजी का उपयोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? मुट्ठी भर लोग अपने आप को श्रेष्ठतर समझेंगे। वो अधिक पैसा, अधिक वेतन, अधिक प्रभाव, अधिक यश, अधिक अधिकार, अधिक ताकत, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे और वो हो रहा है देश के अंदर। आपको कोई बड़ा पद चाहिए, आपको बड़े पैसे कमाने हैं, आपको बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित करनी है, तो अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बिना आपको कोई बड़ा काम करने का मौका ही नहीं मिल सकता है इस देश में। तो इस देश को आप आज़ाद देश कहेंगे? अंग्रेज के ज़माने की गुलामी जिसकी तस चली आ रही है। आप देखिए कि हमारे देश में एक भी सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई कि जिसने अनिवार्य रूप से अंग्रेजी को ऐच्छिक कर दिया। आज भी देश के सभी प्रांतों में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य है। सारे देश में अंग्रेजी की पढ़ाई, किसी भी विदेशी भाषा की पढ़ाई ऐच्छिक होना चाहिए। मैं विदेशी भाषा पढ़ने के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तो स्वयं फारसी पढ़ी है, जर्मन पढ़ी है, रशियन पढ़ी है, अंग्रेजी हम सब पढ़ते ही हैं। अंग्रेजी मेरी पुस्तकें हैं, कई मैंने गवेषणा पत्र लिखे हैं, अनुसंधान पत्र लिखे हैं, रिसर्च पेपर्स अंग्रेजी में लिखे हैं, रूसी भाषा में भी लिखे हैं मैंने। मेरे बच्चे भी विदेशी भाषाएं जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक विदेशी भाषा जाने और दुनिया की कोई भाषा न जाने, अपनी मातृभाषा भी नहीं जाने, उस देश का तो बेड़ा गर्क होना ही है। आप कितने ही समृद्धशाली हो जाएं, कितने ही शक्तिशाली हो जाएं, अगर स्वभाषा का प्रयोग आपके यहाँ नहीं है तो आप गुलाम बनकर रहेंगे। जिस देश की भाषा का प्रयोग करेंगे वो देश आपके मन मस्तिष्क पर हावी रहेगा। तो अगर हम सचमुच में आज़ाद होना चाहते हैं तो अपनी अपनी भाषाओं पर जोर देना चाहिए। पराई भाषाओं का इस्तेमाल जरूर करें। दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम कहें कि हम सिर्फ हिंदी के दायरे में सीमित रहेंगे तो ये गलत है। हम सिर्फ ये कहें कि हम भारतीय भाषाओं के दायरे में सीमित रहेंगे, ये गलत है। लेकिन ये उससे भी गलत होगा कि हम कहें कि हम सिर्फ अंग्रेजी के दायरे में सीमित रहेंगे, ये उससे भी गलत है, क्योंकि अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मेरी राय में मैं दुनिया के 70-80 देशों में घूमा हूँ। पिछले 50-55 साल से लगातार कई बार मुझे विदेश जाने के अवसर मिले हैं, और जाना ही नहीं, रहना, वहाँ रह के पढ़ना, पढ़ाना, व्याख्यान देना और हर तरह के लोगों से मिलना। विदेशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों से लेकर चपरासियों तक, नौकरों तक, मजदूरों तक, किसानों तक, सब तक मेरी पहुंच रही है।
और सबसे मेरा संबंध रहा है और सबसे खुला संवाद होता रहा है। मैंने पाया कि अंग्रेजी को विश्व भाषा कहना अज्ञान का परिचायक है। अंग्रेजी सिर्फ 4 देशों की भाषा है, ब्रिटेन की, अमेरिका की, न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। आप कहेंगे कनाडा की नहीं है तो 4.5 देशों की मानिए। आधा कनाडा अंग्रेजी बोलता है। अगर आप मॉन्ट्रियल चले जाएं, तो मुझे याद है कि पहली बार जब मैं मॉन्ट्रियल गया था 50 साल पहले करीब, तो एक कॉफ़ी की दुकान में मैंने अंग्रेजी में कॉफ़ी मांग ली, तो उस औरत ने फ्रांसीसी भाषा में मुझसे कहा निकल जाओ यहाँ से। मेरे साथ जो नौजवान गया था कैनेडियन, उसने मुझसे कहा कि बाबा आपसे गलती हो गई, यहाँ अंग्रेजी बोलना मना है, यहाँ आप फ्रांसीसी भाषा बोलिए। तो सिर्फ 4.5 देश हैं कि जिनमें अंग्रेजी हर आदमी बोलता है, हर आदमी लगभग समझता है। और अमेरिका में तो कई ऐसे लोग हैं, कई प्रांतों में, खासतौर से मेक्सिको वगैरह से आए हुए लोग जो सीमांत प्रांतों में रहते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकते। कई चीनी परिवार हैं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकते। उनकी संख्या काफ़ी हो गई है। 1-1.5 करोड़ लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं ब्रिटेन में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वहाँ जाता भी रहा हूँ, पिछले साल भी गया था। ब्रिटेन में वेल्श में प्रांत है उनका एक, वहाँ आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते, लोग समझते नहीं अंग्रेजी, अपनी भाषा बोलते हैं। और मैंने देखा कि वेल्श के लोग और आयरिश लोग जो लंदन में रहते हैं, उनकी अंग्रेजी और हमारी अंग्रेजी बहुत फ़र्क है, माशाअल्लाह है। यानी वहाँ की संसद में, यानी वहाँ की जो विधानसभा जिसको हम कह लें, वो अपनी संसद कहते हैं, वहाँ वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके न्यायाधीश अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भी निर्णय देते हैं अपनी भाषा में देते हैं। तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे होगी, समझ में नहीं आता मेरे। जो हमारे पुराने गुलाम देश हैं, भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे, जिनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहा जाता है, लगभग 50 के आसपास देश हैं, 48, 50, 49 देश हैं। इन देशों में जो भद्रलोक है, 2%, 5%, 1% लोग, वो जरूर अंग्रेजी बोलते हैं, गुलाम मानसिकता को धारावाहिकता दे रहे हैं। बाकी किसी भी देश में आप चले जाइए, वहाँ का न्यायालय, वहाँ की संसद, वहाँ का राजकाज सब अपनी भाषा में होता है। लेकिन हमारे अपने देश ऐसे हैं, हमारे जो भारत जैसे देश ऐसे हैं कि जहाँ आज तक कानून अपनी भाषा में नहीं बनता है। क्या मजाक है। यह संसद है, यह हमारी संसद है, यह हमारे चुने हुए लोगों की संसद है। अरे अगर हमने चुने हैं तो हमारी भाषा में कानून बनाओ ना। चुने हम और कानून बनाए आप अंग्रेज की भाषा में, क्या मजाक है। ऐसी भाषा में कानून बनाएं कि जो आम आदमी की समझ भी नहीं आता है। ऐसी भाषा में फैसले हों मुकदमों के कि जिसको आप फैसला दे रहे हैं वो अपने वकील से पूछे कि क्या फैसला दिया है भैया। क्या मजाक है, ये कानून की मजाक है, न्याय की मजाक है, लोकतंत्र की मजाक है। अगर हमें लोकतंत्र को सार्थक करना है, कानून को कानून की तरह देखना है, इस देश के अंदर व्यवस्था को आम आदमी के लायक बनाना है, तो ये सारे काम स्वभाषाओं में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे फैसले, सारे कानून सब हिंदी में बनना चाहिए। हाँ, केंद्र के तो बनना चाहिए, लेकिन प्रांतों में वो अपनी भाषाओं में बनाएं। फैसले वहाँ अदालतें अपनी भाषाओं में करें और उनमें अनुवाद की व्यवस्था हो तुरंत। और आजकल तो तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि आपको अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही अनुवाद हो जाता है। तो भारत के लोगों को इस नई तकनीक का लाभ उठाना चाहिए। और जो ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ी विश्व भाषा है, तो मैं पूछता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को क्यों मान्यता दे रखी है? सिर्फ अंग्रेजी में क्यों नहीं चलाते हैं संयुक्त राष्ट्र? और आज तक भारत की किसी भी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रयोग के लिए, हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए प्रयत्न कोई क्यों नहीं किया? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने के लिए,
तो मैंने उनसे कहा, मेरे वो बहुत अभिन्न मित्र थे, मैंने कहा अटल जी आप हिंदी में बोलिए वहाँ। वो पहला भाषण उन्होंने हिंदी में दिया। फिर 1999 में जब उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा तो शायद उनके बाद मैं पहला व्यक्ति था कि जिसने अपना भाषण हिंदी में दिया। और मैं ये कहता रहा उनसे कि देखिए, अगर हम स्वभाषा का प्रयोग करेंगे तो भारत जैसा विशाल देश अपनी भाषा का प्रयोग वहाँ कर सकता है। छोटे छोटे देश जो भारत के प्रांतों से भी छोटे हैं, जिनकी आबादी 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ है, उनकी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में चल रही है। और जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं उनकी भाषा नदारद है। ये क्या मजाक है? ये भारत की संप्रभुता की प्रतिष्ठा है। हम काहे के संप्रभु हैं? हम काहे के बड़े राष्ट्र हैं? हमारी जो परंपराएं हैं उनका ये अपमान है। हमारे राष्ट्र की इतनी बड़ी जनसंख्या का अपमान है। हमारे राष्ट्र के दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बड़ा होने की स्थिति का अपमान है। अगर हम स्वभाषा का प्रयोग करें तो हमारी कूटनीति बड़ी प्रखर हो सकती है, क्योंकि अगर स्वभाषा का प्रयोग करेंगे तो अंग्रेजी की गुलामी छूट जाएगी। जिस देश में हमारा राजदूत नियुक्त होगा, जिस देश में हमारे राजनयिक नियुक्त होंगे, वे उस देश की भाषा जानेंगे। अभी ऐसा नहीं होता है। हमारे राजदूतावासों में एक आध अनुवादक रख देते हैं, कभी कभी 2 भी रखने पड़ते हैं। वो वहाँ की स्थानीय भाषा का अनुवाद अंग्रेजी में करके एक विदेशी भाषा का एक दूसरी विदेशी भाषा में अनुवाद करके हमारे स्वदेशी कूटनीतिज्ञों को समझाते हैं। जब तक समझाते हैं बातों में बड़ी देर हो जाती है। सुबह सुबह राजदूत अखबार पढ़ता है, उसको पता ही नहीं लगता है कि उसमें क्या लिखा है। वो अनुवादक आता है 10 बजे दफ्तर के समय, वो थोड़ा बहुत जो भी अनुवाद करके बताता है उससे उसको मालूम पड़ता है। वो वहाँ आम आदमियों से बात करने जाता है, उनकी भाषा में बात ही नहीं करता है, क्योंकि वो तो अंग्रेजी जानते नहीं। आप देखिए, यूरोप के आप किसी भी देश में चले जाइए, राजधानी में तो अंग्रेजी बोल के काम चला सकते हैं थोड़ा बहुत। आप जरा 20-30 किलोमीटर अंदर चले जाइए, पेरिस में चले जाइए, वियना में चले जाइए, रोम में चले जाइए, ब्रुसेल्स में चले जाइए, बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको उस देश की भाषा में बात करना पड़ती है या कोई अनुवादक साथ रखना पड़ता है। चीन में आप देखें, चीन के बड़े से बड़े नेता कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, अनुवादक रखते हैं। आप अपनी भाषा में बोलिए, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो हम अंग्रेजी के कारण अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं, कूटनीति में सीमित कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमित कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन हमारे लोग सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं। अरे भाई, चीन से तुम्हारा व्यापार सबसे ज़्यादा है, अंग्रेजी के जरिए कैसे करोगे? चीन की दुकानों में मैं गया हूँ, शिकागो में, बीजिंग में, शंघाई में, सब दूर। शिकागो खैर चीन में है, शंघाई वो अमेरिका में, शंघाई में, नानकिंग में, बीजिंग में, सब दूर गया हूँ। एक आदमी, एक दुकानदार अंग्रेजी नहीं जानता है, एक नामपट वहाँ अंग्रेजी में नहीं है, अनुवादक को साथ रखना पड़ता है। चीन की कई बार यात्रा करने के कारण 100-200 शब्द मैंने समझ लिए थे, तो किसी तरह से चीनी भाषा बोल के टूटी फूटी में अपना काम चलाता था। अंग्रेजी के जरिए कैसे काम करेंगे आप? हमारे यहाँ से कोई व्यापारी चीन जाता है, वो एक अनुवादक रखता है, अनुवादक पूरी बात उसको बताता नहीं। चीनी अनुवादक चीनी फायदे की बात ज़्यादा सोचेगा या हिंदुस्तानी फायदे की बात ज़्यादा सोचेगा? वो चीनी व्यापारी की सारे दांव पेंच पूरी तरह से समझा नहीं पाता है, हमारा व्यापारी धोखा खा जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम अगर जिस देश के साथ व्यापार करते हैं उसकी भाषा के जानने वाले 100-200 लोग भी भारत में हों, तो उस देश के साथ हमारा व्यापार बहुत बढ़ सकता है। और व्यापार ही नहीं बढ़ सकता है, कूटनीति भी बढ़ सकती है। उस देश से सामरिक संबंध भी बहुत बढ़ सकते हैं, उस देश से सांस्कृतिक संबंध भी बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने हर मर्ज के लिए एक दवा निकाल रखी है। जैसे बोलते हैं ना कि हर रोग के लिए जमाल घोटा दे। हर देश से व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करो। तो ये प्रयोग हमारे कूटनीति को,
हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, हमारे विश्व ज्ञान को सीमित करता है। विश्व ज्ञान को कैसे सीमित करता है? दुनिया में कहीं भी कोई भी अनुसंधान हो रहा हो, ताज़ा, एकदम ताज़ा तरीन, हमको पता ही नहीं चलता है। हमको तब पता चलता है जब वो अंग्रेजी में उस भाषा से अनुवाद होकर अंग्रेजी में आता है, जी और फिर वो हमारे पास आता है। जापान ने जैसे कोई अनुसंधान किया तो सीधा हमको मालूम पड़ना चाहिए। फ्रांस में कोई अनुसंधान किया, हमको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए, लेकिन वो हमको तब तक मालूम नहीं पड़ता है जब तक कि उसका अंग्रेजी अनुवाद न हो जाए। यानी हम दुनिया का ज्ञान अर्जित करने के लिए भी अंग्रेजी पर निर्भर हैं। आप ये देखिए कि भारत के बारे में दुनिया के बहुत सारे यात्री जो आए, इतालवी यात्री आए, जर्मन यात्री आए, चीनी यात्री आए, जापानी यात्री आए, और भी कई यात्री आए। मध्य पूर्वी देशों से भी बहुत से यात्री आए, तुर्कमेनिस्तान से, योर्दान से, सीरिया से, मोरक्को से। उन यात्रियों के ग्रंथ अभी भी, इतालवी भी हैं कुछ, अभी भी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुए, हमको पता ही नहीं। कई अरब यात्री आए हैं जिनके ग्रंथ, फारसी यात्री आए हैं जिनके ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं उनके बारे में। हम अंग्रेजी पे निर्भर हैं। जब अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा तब हमको मालूम पड़ेगा। हमारे पास लोग ही नहीं हैं जो उन मूल भाषाओं से अनुवाद करके हमको बताएं। हमारे बारे में लिखी हुई चीज़ें हमें इसलिए पता नहीं चलती हैं कि हम सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो मेरा कहना ये है कि भारत में अगर हमें ज्ञान विज्ञान की उन्नति करना है तो अंग्रेजी से जो भी लाभ मिल सकता है जरूर उठाना चाहिए, लेकिन और भाषाओं के लाभ से हम अपने आप को क्यों वंचित कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। ये शुद्ध गुलामी है, मानसिक दास्ता है। इससे हमें मुक्त होना होगा। भारत को अगर हमें महाशक्ति बनाना है तो देश के हर व्यक्ति को बहुत ही सक्षम बनाना होगा। लेकिन हमारी जो विश्वविद्यालय हैं, हमारी जो विद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं, वहाँ क्या हो रहा है? बच्चों की सारी शक्ति का दुरुपयोग अंग्रेजी के सीखने में हो रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी भाषा में अनुत्तीर्ण होते हैं, आप बताइए मुझे। आंकड़े लेके देख लीजिए, माध्यमिक बोर्ड के आंकड़े ले लीजिए, महाविद्यालयों के आंकड़े ले लीजिए, विश्वविद्यालयों के आंकड़े ले लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय में बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, तो किस भाषा में होते हैं? अंग्रेजी में होते हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस भाषा में करते हैं? अंग्रेजी को सीखने में करते हैं। जितनी मेहनत अंग्रेजी को सीखने में करते हैं उतनी अन्य सारे विषयों को सीखने में नहीं करते। यानी जितना हमारे बच्चों को इतिहास जानना चाहिए, भूगोल जानना चाहिए, गणित जानना चाहिए, रसायन शास्त्र जानना चाहिए, भौतिक शास्त्र जानना चाहिए, उतनी ताकत वो अंग्रेजी सीखने में लगाते हैं और फिर भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देश का नुकसान है कि नहीं? और सबसे ज़्यादा अनुत्तीर्ण अंग्रेजी में होते हैं, सबसे ज़्यादा ताकत उसमें लगती है, और सबसे ज़्यादा हीनता की ग्रंथि ये भाषा पैदा करती है। जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो मन ही मन ये महसूस करते हैं कि अरे हम तो पिछड़ गए। जो अंग्रेजी बोल रहा है अगर वो खानसामा भी है तो बहुत बड़ा आदमी, वो आगे आगे बढ़ने वाला है। आप देखें कि अंग्रेजी बोल के बेपढ़े लोग, कम से कम समझदार लोग अंग्रेजी बोल के अपना रोब झाड़ते रहते हैं। अंग्रेजी ज्ञान की भाषा नहीं, रोब झाड़ने की भाषा है इस देश में। ज्ञान तो अर्जित करना हो तो कितने लोगों को करना होता है? मूल अनुसंधान गवेषणा कितने लोगों को करना होती है? भारत जैसे विशाल देश में 2, 4, 5, 10 हजार लोगों को, लेकिन अंग्रेजी में कम से कम 20-25 करोड़ बच्चों पे अंग्रेजी थोप दी जाती है। अरे भाई, विदेशी भाषा है, ठीक है, समृद्ध है, कई देशों के अंदर अनुसंधान उस भाषा में हो रहा है,
सारे गुलाम देशों में, तो ठीक है, उसको सीखें, स्वेच्छा से सीखें, और बहुत अच्छी सीखें। मैं अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं, भाषा के विरुद्ध नहीं, उसके थोपने के विरुद्ध, लेकिन उसको जब आप थोप देते हैं तो अन्य भाषाओं से वंचित होते हैं, अपनी भाषा से वंचित होते हैं, अपने ज्ञान से वंचित होते हैं। इसलिए अपनी भाषा को बढ़ाना, आधुनिकता को बढ़ाना है, वैज्ञानिकता को बढ़ाना है। जब आप विदेशी भाषा को अपना सिरमौर बना लेते हैं तो उसका एक नतीजा क्या होता है कि आपकी मौलिकता नष्ट होती है, आप नकलची बन जाते हैं। हमारा देश नकलचियों का देश है। आप देखिए कि जितनी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब पश्चिम से आई हुई हैं। हमारे लोग कोई कम बुद्धिमान नहीं है, कम प्रतिभाशाली नहीं है। हमारे लोग जो आजकल अमेरिका में हैं या ब्रिटेन में हैं, अमेरिका में सबसे समृद्ध अगर कोई समूह है तो वो भारतीयों का है। सबसे ज़्यादा वेतन उनको मिलता है, सबसे अच्छी आमदनी उनकी है, सबसे अच्छे सामाजिक रिश्ते उनके हैं, सबसे अच्छे पारिवारिक शांति और आनंद उनका है। हमारे लोग किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हम लोग गुलामी कर रहे हैं। अपनी भाषा में हम काम करें तो जल्दी काम होता है, बढ़िया काम होता है, रटना नहीं पड़ता है, बुद्धि की मौलिकता प्रकाशित होती है। तो भारतीय लोग अगर भारत को महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो उनको स्वभाषा का प्रयोग हर क्षेत्र में करना चाहिए। स्वभाषा के लिए जो करे, जितना करे सरकारें उतना कम है। सरकारों से भी ज़्यादा जनता को प्रयत्न करना चाहिए। एक मैं छोटे छोटे काम कुछ बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलने के लिए तो घंटों में तर्क दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तथ्य आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को एक संकल्प तो ये करना चाहिए कि अपने हस्ताक्षर अपनी भाषा में करेंगे। हस्ताक्षर तो आपकी पहचान है। आप स्वयं बैंक में जाएं और बाबू से कहें कि मुझे 500 रुपये दे दो, तो वो हंसने लगेगा आपकी तरफ देख के, कहेगा चेक लाए आप? ओ, आप कहेंगे भूल गए। आप घर जाएंगे, 5,000 की बजाय 500 की बजाय 5,000 50,000 लिख देंगे चेक पे, और आपका चपरासी चेक लेके चला जाएगा तो चेक पे आपका दस्तखत देख के 50,000 दे देगा। आपको देख के 500 नहीं देगा, आपके दस्तखत को देख के 50,000 दे देगा। अरे तो वो दस्तखत भी आप फर्जी करते हैं, वो अंग्रेजी में करते हैं, रोमन भाषा में करते हैं, अपनी भाषा में क्यों नहीं करते हैं? हम महात्मा गांधी को सब लोग राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? विंस्टन चर्चिल को क्यों नहीं कहते? अपने राष्ट्रपति भवन पे तो अंग्रेजों का यूनियन जैक लगा रहता था ना, उसको उतार के हमने तिरंगा झंडा क्यों लगाया है? अरे जब तिरंगा झंडा हमने अपना लगा दिया, राष्ट्रपिता हमने अपना बना दिया, देश को आज़ाद हमने करा दिया, तो अपनी भाषा को, अपने दस्तखत को, उसको आज़ाद क्यों नहीं कराते? आपका दस्तखत आपकी पहचान है, वो भी आपने नकली बना रखी। सारे देश में एक आंदोलन चलना चाहिए। सारे बैंकों में जाके, सारे नाम पटों पर, सारे पत्र शीर्षों पर सारे दस्तखत अपनी भाषा में करें। मैं सबसे ये आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी मातृभाषाएं छोड़ दें। आप हिंदी में करें तो बहुत अच्छा है, सारा देश हिंदी में दस्तखत करे, लेकिन नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, अपनी भाषा में दस्तखत करें। दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी भाषा में दस्तखत करने से रोक नहीं सकती। मेरे पास इतने सारे पारपत्र पड़े हैं, दर्जनों पासपोर्ट पड़े हैं, मैंने आज तक किसी भी पारपत्र पर, पासपोर्ट पर अपना दस्तखत अंग्रेजी में नहीं किया। दुनिया के दर्जनों देशों में जब मैं पढ़ता रहा और पढ़ाता रहा या लंबे समय तक मुझे रहना पड़ा, बैंकों में खाते खोलता था, किसी बैंक में मैंने आज तक अंग्रेजी में दस्तखत नहीं किया। कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। कोई आपको रोके तो आप सर्वोच्च न्यायालय में उसको पटकनी मार सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करें। दूसरा काम ये हो कि जितने निमंत्रण पत्र छपवाते हैं, जितने नामपट वगैरह छपवाते हैं, वो सब आप अपनी भाषा में छपवाएं, भारतीय भाषा में छपवाएं। तीसरा काम ये करें कि जो दुकानों पर आप सारे नामपट देखते हैं अंग्रेजी में,
उनको पलटवाने की कोशिश करें, उनको स्थानीय भाषाओं में करें। चौथा काम ये करें आप कि जो अनिवार्य अंग्रेजी की पढ़ाई चलती है, बच्चों पे जो हिरन पर जो घासला दी जाती है, घास गधों पे लादना चाहिए। हमारे विद्वान लोग हिरन पे घास लाते हैं। बच्चों को विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाने का घनघोर विरोध होना चाहिए। देश में जबरदस्त सत्याग्रह होना चाहिए। सारे जितने स्कूल चलते हैं, कॉन्वेंट्स चलते हैं, विदेशी भाषा माध्यम से चलने वाले सारे स्कूलों पर एकदम प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए जो भी सत्याग्रह करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, जरूर करना चाहिए। लेकिन बीए के बाद साल भर के लिए या 2 साल के लिए विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ अंग्रेजी नहीं, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो अपने देश को हम बहुत सीमित कर देंगे, अपनी प्रतिभा। दुनिया की कई भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। ये सब काम हमको शुरू करना चाहिए और हमें सारी संसदों और विधानसभाओं को बोल देना चाहिए कि अगर तुमने विदेशी भाषा में कानून बनाया तो हम कान पकड़ के तुमको वापस उतार देंगे, वहाँ से तुमको कुर्सी से हटा देंगे, हमारे चुन के भेजे हुए सेवकों को हम वापस बुला लेंगे। ये हिम्मत हम लोगों में होना चाहिए। हम जजों को कह दें, हमारी अदालतों को कह दें, न्यायाधीशों को कह दें कि फैसले अपनी भाषा में करो। विदेशी भाषा में फैसले करते हैं, कानून हमारी भाषा में बनेगा, फैसले हमारी भाषा में। और सरकारी दफ्तरों को बोल दें कि जो भी अंग्रेजी का प्रयोग करेगा उसको मैं दंडित करूँगा। महात्मा गांधी कहा करते थे। तो 1918 में उन्होंने व्याख्यान दिया। एक बार वो बनारस विश्वविद्यालय में बोले, एक आध बार वो गुरुकुल कांगड़ी गए, वहाँ बोले स्वामी श्रद्धानंद जी के सामने। तो उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में अगर कोई अंग्रेजी का इस तरह से प्रयोग करेगा तो उसको मैं कम से कम 6 महीने की सजा दिलवाऊंगा। आज कौन है बोलने वाला? मेरे अलावा तो कोई बोलता नहीं है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि लोगों को डर लगता है कि अगर अंग्रेजी का विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे अरे यार ये बेपढ़ा लिखा आदमी। मुझे कौन बेपढ़ा लिखा कहेगा भाई? नहीं, हमेशा मैं तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा। बड़े बड़े वजीफे मुझको मिलते रहे। पीएचडी मैंने किया है, जिसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वहाँ का पहला पीएचडी हूँ। दुनिया के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ाया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार का संपादक रहा हूँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी का संपादक रहा हूँ। तो मुझे क्या डर है? और मैं तो इतनी विदेशी भाषाएं जानता हूँ। मुझे कोई हीनता ग्रंथि नहीं है कि मुझे ये डर लगेगा कि लोग कहेंगे ये बेपढ़े लिखे। डॉक्टर लोहिया को कोई डर नहीं था, महात्मा गांधी को कोई डर नहीं था, महर्षि दयानंद को कोई डर नहीं था। तो आप निडर रहिए, मन को मजबूत बना के रखिए और 100 भाषाएं लाइए। 100 भाषाएं अगर आ गई तो देश इतनी जल्दी उन्नति करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया में आज तक एक भी महाशक्ति देश ऐसा नहीं है। कोई देश जो अपने आप को महाशक्ति कहता है, विश्व शक्ति कहता है, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके यहाँ कानून विदेशी भाषाओं में बनता है, जिसके न्यायालय के फैसले विदेशी भाषाओं में होते हैं, जिसके यहाँ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम विदेशी भाषा। बिल्कुल नहीं है। विदेशी भाषाएं सिखाते हैं वो, मैं भी सिखाने के पक्ष में, लेकिन पढ़ाई का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए, स्वभाषा ही माध्यम होना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हिंदुस्तान का रूपांतरण बहुत जल्दी होगा। भारत एक आधुनिक राष्ट्र बनेगा और भारत महाशक्ति बनेगा। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को महासंपन्न बनाने के लिए स्वभाषाओं का लाना निहायत जरूरी है। बातें तो बहुत है, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बहुत खुशी है कि केशव राय जी ने ये एक अद्भुत आयोजन शुरू किया है। अब सर जरा समारंभ हो रहा है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया में जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं स्वभाषाओं के लिए, जरूरी नहीं कि वो हिंदी भाषा के लिए संघर्ष हो। अपने अपने देशों में कई लोगों से मेरा संपर्क था कि जो स्वभाषाओं के लिए संपर्क कर रहे थे। अफ्रीका में स्वाहिली के लिए और इंडोनेशिया में भाषा इंडोनेशिया के लिए। ऐसे कई देश हैं कि जिनमें, पाकिस्तान में भी मुझे याद है
कि पंजाबी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए और पख्तून इलाके में पश्तो भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए, सिंधी भाषा को भी उचित स्थान दिलाने के लिए पाकिस्तान में भी बहुत संघर्ष है। अफ़गानिस्तान में तो न्यायिक फैसले होते ही हैं पश्तो में, फ़ारसी में, लेकिन वहाँ भी आजकल दूसरी विदेशी भाषाओं का जोर काफ़ी बढ़ा हुआ है। कहीं रूसी का है, कहीं फ्रांसीसी का है, कहीं जर्मन का है, लेकिन वहाँ भी स्वभाषाओं का आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस सारे विश्वव्यापी आंदोलन को जोड़ना चाहिए, स्वभाषाओं को महत्व देना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए कि लोग सच्ची आज़ादी का अनुभव कर सकें और सच्ची प्रगति कर सकें। बहुत धन्यवाद। जी, अभी कुछ हेलो जी वैदिक साहब, जी हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी अभी भारत में संघर्ष कर रही है नहीं, क्योंकि जब हेलो जी फारसी भाषा कई वर्षों तक भारत में राजभाषा के रूप में रही है। तुर्की और अरबी शब्द भी थे उसमें। उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो यहाँ पर उर्दू भी कई राज्यों में हो गई। तो हिंदी शुरू से संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व के लिए। वो राजभाषा बन गई, संविधान की 22 भाषाओं में राजभाषा बन गई। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो देश की एक प्रमुख भाषा होना चाहिए, जो विश्व में जानी जाती है, हिंदी आगे पीछे बनेगी राष्ट्रभाषा? क्यों नहीं। देखिए, सरकार के उलट प्रयत्न के बावजूद हिंदी बराबर बढ़ रही है। आज देखिए कि जितने टीवी के चैनल हैं, टेलीविज़न के, जितने अखबार हैं, देखिए हिंदी पाठकों की संख्या कितनी बढ़ गई है। ये जो इंटरनेट चला है आजकल, इसमें आप देखिए कि हिंदी के जानने वाले, इस पर लिखने बोलने वाले लोग कितने बढ़ गए हैं। हिंदी को कोई रोक नहीं सकता है, वो तो बढ़ेगी, ये एक स्वाभाविकता है। और देश में अगर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए तो अंग्रेजी के वर्चस्व को हिंदी ही चुनौती देगी, दूसरी भाषाएं चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली और समझी जाती है। ये ठीक है कि दूर दराज के गाँवों में हिंदी लोग नहीं समझते हैं, दक्षिण भारत में, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में और कश्मीर में इतने ये हिंदी भाषी इलाकों में भी हिंदी खूब समझी जाती है। और हिंदी सिर्फ यही नहीं समझी जाती है, मॉरिशस में समझी जाती है, फिजी में समझी जाती है, सूरीनाम में समझी जाती है। दुनिया के कम से कम 30-40 देश ऐसे हैं जिनमें लाखों की संख्या में लोग हिंदी समझते और बोलते हैं। सर, एक और प्रश्न है जी, एक और प्रश्न है कि जैसे कई विकसित देश हैं जिनकी अपनी वैज्ञानिक भाषा वहां की उनकी मुख्य भाषा है, ना कि इंग्लिश है, लेकिन हमारे भारत में ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक भाषा अंग्रेजी है। एक बात। दूसरी बात, अनुवादक के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का करीब 500-700 का बजट रहता है, हमारे भारत में ये नहीं होता है। तीसरी बात, ये जो राजदूत रहते हैं, राजदूत जो आपने जिक्र किया, आपके लेख भी पढ़े मैंने, तो क्यों ना भारत में तो सरकार उत्तर दक्षिण के मामले में ज्यादा सख्त नहीं होती है, लेकिन विदेशों में, दूतावासों में तो राजदूत को हिंदी जरूरी, क्या आपको हिंदी जानना जरूरी है? देखिए, जो हमारे विदेशों में राजदूतावास हैं, वहाँ उस देश की भाषा हमारे कूटनीतिज्ञों को जानना चाहिए, उससे हम कूटनीति बहुत बढ़िया कर सकते हैं। वहाँ जो भारतीय लोग रहते हैं उनसे संपर्क करने के लिए हिंदी ही भाषा है। हम वहाँ 22 भाषाएं तो नहीं ले जा सकते हैं, और 22 तो मानी हुई हैं, बाकी और 20 भाषाएं, दर्जनों भाषाएं हैं, तो उन सब का प्रयोग तो एक साथ हो नहीं सकता है। इसलिए हिंदी सर्वत्र होनी चाहिए, और जिस देश में भी हम कूटनीति करना चाहें उस देश की भाषा में हमारे 5-7 कूटनीतिज्ञ पारंगत होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी, और कोई प्रश्न है? प्रशांत जी, प्रशांत जी। जी सर, सिर आप
जो दर्शक हैं हमारे, उनसे आप अनुरोध कर सकते हैं कि वो सवाल पूछें। कोई बताएं, कोई प्रश्न किसी का हो? हाँ सवाल केशव जी, जी, मैं हर्षवर्धन लाड़ पुणे से। स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं सर से, वैदिक साहब से ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि हिंदी बोलचाल के रूप में तो बहुत बढ़ रही है जैसा सर ने बताया, लेकिन ज्ञान विज्ञान के रूप में भारत के सारे राज्यों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है, और लगता नहीं कि अंग्रेजी को वहाँ की मातृभाषाएं हटा पाए, कम से कम स्कूली शिक्षा में या कॉलेज शिक्षा में। तो ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। बहुत सी नहीं, उनका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैंने भी यही बात कही है कि शब्द और अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन आपसे मैं सच कहता हूँ कि भाषा के तौर पर हालांकि अंग्रेजी उपयोगी बहुत है, लेकिन उसके जैसी अवैज्ञानिक भाषा कोई नहीं। यानी अंग्रेजी का मजाक मैं क्या उड़ाऊंगा, बर्नार्ड शॉ ने उड़ाया। बर्नार्ड शॉ ने अंग्रेजी का ऐसा मजाक उड़ाया है। ये कोई भाषा है? क्या आप BUT बट लिखते हैं और PUT पुट लिखते हैं? अरे BUT बुट क्यों नहीं लिखते हैं? लिखते क्या है? लिखते हैं राम और बाजते हैं रावण। लिखते हैं रावण और बाजते हैं राम। यानी न तो उसके व्याकरण का कोई हिसाब किताब है, न उसके उच्चारण का कोई हिसाब किताब है, न उसकी लिपि का कोई हिसाब किताब है। बिल्कुल अवैज्ञानिक भाषा है, इतनी घटिया भाषा है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किसी भाषा के लिए शब्द का इस्तेमाल करने में मुझे बड़ा संकोच होता है, लेकिन मुझसे भी सख्त शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों की अदालत में होता था। अब से 400 साल पहले अगर ब्रिटेन की अदालत में कोई अंग्रेजी बोलने लगे तो उस पर 20 पाउंड जुर्माना होता था। 20 पाउंड आज के कम से कम 2000 पाउंड के बराबर होगा, आज से 400 साल पहले। तो अंग्रेजी भाषा इतनी अवैज्ञानिक है, और उसमें उच्चारण का तो है ही है। बर्नार्ड शॉ ने तो अपने पिग्मेलियन में, अपने नाटक में उदाहरण दे के बताया है कि अंग्रेजी कैसी हास्यास्पद भाषा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन लोगों को एक तो ये बताना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा विज्ञान आदि की बात। मेरा ये कहना है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान है मौलिक अनुसंधान, कार्य कारण में जाना। जी वो कार्य कारण में आदमी सीधा जावे, उसके पहले उसे दंगल लड़ना पड़ता है भाषा से, शब्दों से। शब्दों के अर्थ जानना चाहिए, फिर उन शब्दों को आपस में मिला के वाक्यों के अर्थ समझना चाहिए। तो भाषा से दंगल करते करते आदमी अपनी मौलिकता नष्ट कर देता है, अपनी उसकी शक्ति को विसर्जित कर देता है। अगर स्वभाषा में वैज्ञानिक काम हो तो आप अयत्न सिद्ध होगा, आपको यत्न ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। और विज्ञान का काम या गणित का काम आप विदेशी भाषा में करते हैं तो गणित समझने में ताकत लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा ताकत विदेशी भाषा को समझने में लगानी पड़ेगी, उसके शब्दों का प्रयोग करने में लगानी पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि सारे प्रांतों में उनकी भाषाओं में काम शुरू हो, विज्ञान आदि का, गणित आदि का, रसायन शास्त्र आदि का, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। सर, एक और प्रश्न है कि ऐसा पढ़ा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 5 जो देश हैं उनकी संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा बनी, और कई सालों बाद अरबी संयुक्त राष्ट्र की 6ठी भाषा बनी। तो हमारी हिंदी के लिए कहाँ तकलीफ आ रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने की? अरबी क्यों बनी, उसका कारण जानना है सर। देखिए, ये सब भाषाएं इसलिए बनी कि ये सब विजेता राष्ट्र थे जी। और अरबी इसलिए बनी कि वो मालदार देश हो गए तेल की वजह से। तो जो दक्षिणा देना पड़ती है वहाँ भाषा बनाने के लिए, आधिकारिक यानी दस्तावेज उसमें आते हैं, अनुवाद की व्यवस्था करना पड़ती है, लेकिन तो अभी सर के लिए उन्होंने दे दिया। और आपको मैं ये बताऊं कि जब सुषमा स्वराज बनी, वही बात विदेश कर रहा था, तो वो तो मेरी छोटी बहन की तरह थी। उनको मैंने बहुत प्रेरित किया। मैंने कहा सुषमा जी आप सारा हिसाब मंगाइए वहाँ से, कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया,
और अटल जी के ज़माने में भारत सरकार ने कोशिश भी की, लेकिन अब कुछ नहीं। मनमोहन सिंह जी के ज़माने में कोई प्रयत्न नहीं हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह जी खुद हिंदी नहीं जानते हैं। और अभी तो हमारी सरकार सिर्फ भाषण देती है, और भाषण में अपने मन की बात करती है, मनमानी बात करती है। वो हिंदी की बात क्यों करेगी भाई? जी। बल्कि ये होता है कि मैं क्या बताऊं, मुझे आलोचना करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सब दूर अंग्रेजी का वर्चस्व है जो कहती हो। जबकि खुद हमारे नेता लोग ढर ढक्कन के हैं, ना हिंदी बढ़िया बोल सकते हैं, ना अंग्रेजी बढ़िया बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। अधपढ़ नेता हैं हमारे, लेकिन वो अंग्रेजी को चुनौती, और देखो अंग्रेजी को चुनौती कैसे दें? अंग्रेजी को चुनौती वही दे सकता है कि जो अपनी भाषा का पंडित हो, या अंग्रेजी का भी पंडित हो, या विदेशी भाषाओं का भी पंडित हो। तो हमारे जो आजकल नेता हैं, न तो अपनी भाषा के पंडित हैं, न विदेशी भाषा के पंडित हैं, वो तो खुद ही अनुगामी लोग हैं, अनुसरण करने वाले लोग हैं, पिछलग्गू लोग हैं, अंग्रेजी के पिछलग्गू बने हुए हैं, और देश को पिछलग्गू बना रखा है उन्होंने। अब धन्यवाद वैदिक साहब, आपने इतना समय दिया और इतना प्रेरणादायी ज्ञानवर्धक हमें सभी को उद्बोधन दिया, हमें काफी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आभारी हैं आपके। और अगले महीने हम विदेशी भाषाओं पर आएंगे। भारत के लिए तो सत्याग्रही वेद प्रताप वैदिक साहब से बड़ा कोई नहीं है, गांधी जी और उनके बाद। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोगों ने प्रयत्न लेकिन किया आज है। वैदिक साहब एक अखबार में, भास्कर में, तो हम प्रतिदिन मतलब आपका कॉलम पढ़ते हैं, और आपका आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएम के संयुक्त विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ नहीं रहे। वे 54 साल के थे। कोरोना में वे संस्कृत भाषा में यूनिवर्सिटी के पहले और दुनिया के दूसरे मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने ऋग्वेद में पीएचडी की थी। उन्होंने 9 किताबें और 55 शोध पत्र लिखे थे। उन्होंने संस्कृत और अरबी भाषा में 300 से अधिक समान शब्दों की खोज की थी। इनका ऐसा कहना है, दैनिक भास्कर में आया है आज, कि नई पीढ़ी को संस्कृत सीखना चाहिए। हाँ, ये न सिर्फ ये, बल्कि इनके जैसे और भी कई विद्वान हुए हैं। एक पुणे में विद्वान हुए हैं, उनका भी निधन अभी 15 दिन पहले हुआ। एक गाजियाबाद में भी विद्वान थे, वो मुस्लिम थे, उनका भी निधन हुआ पिछले साल। और एक पाकिस्तान में रहते थे, और वो भी पुणे के थे, वो भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और उनसे मेरी बड़ी मित्रता थी। और संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसको सीखने में आनंद ही आनंद है। उसका काव्य, उसका गद्य, उसके सूत्र, अद्भुत भाषा है, बड़ी विलक्षण भाषा है। तो मेरा निवेदन ये है कि हिंदी भी सीखें, और मैं तो ये कहता हूँ कि संस्कृत को विशेष स्थान भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे तकनीक के लिए ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, इसके लिए संस्कृत बहुत गजब की भाषा है। एक धातु से आप हजारों शब्द बना सकते हैं, क्या और कहीं कोई गलती नहीं होगी। वो शब्दों पे जो नियम लागू होंगे वो सब पर एक जैसे लागू होंगे। वो बीयूटी बट और पीयूटी पुट नहीं होंगे कि 2 शब्दों का उच्चारण अलग अलग करें, या 2 शब्दों के अर्थ अलग अलग लगाएं। संस्कृत बड़ी एक वैज्ञानिक और बड़ी गणितीय भाषा है। तो मेरा निवेदन ये है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि संस्कृत सीखी जाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये भाषा में जो बहुत शुद्धता पे जोर दिया जाता है वो भी गलत है। भाषा का हाजमा काफ़ी मजबूत होना चाहिए। जिस भी भाषा के शब्द हों, अरबी के हों, फारसी के हों, पुर्तगीज़ के हों, फ्रांसीसी के हों, चीनी के हों, तिब्बती के हों, सब जोड़ना चाहिए, उसको हजम करना चाहिए। भाषा का हजमा ज़बरदस्त होना चाहिए। हिंदी का है, हिंदी में आपको ऐसे सैकड़ों शब्द मिल जाएंगे जो बड़ी दूर दराज की भाषाओं के सब समाहित हो गए हिंदी में। उनका घराना ठिकाना पहचानना ही मुश्किल है। यही भाषा का आनंद। तो हिंदी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और संस्कृत का कोश हिंदी के पीछे है। एक धातु से 1 लाख शब्द बन सकते हैं।
और 2000 धातुएं यानी 1900-2000 धातुएं तो पानी ने नहीं गिनाई है। और जो धातुओं के बाहर शब्द बनते हैं, धातुजन्य शब्द और बिना धातु वाले प्रयोगजन्य शब्द, उन सब का अगर आप हिसाब बनाएं तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से 10 गुना बड़ी डिक्शनरी हिंदी की बन सकती है। जी इसलिए हमारे पास न शब्दों की कमी है, न व्याकरण की कमी है, न धातुओं की कमी है, सिर्फ संकल्प की कमी है। जी हिंदी वालों में अगर संकल्प हो तो हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषा के रूप में उभर सकती है। जी जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ नमस्कार साहब, मैं पूछ सकता हूँ? मैं शैलेंद्र पाराशर, आचार्य शैलेंद्र अरे वाह, पाराशर, क्या बात, जय हो आपकी। जी पूछ सकता हूँ? आवाज आ रही? अरे बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है आपका। वैदिक जी, आचार्य आपने शैलेंद्र बहुत पारस जी। बहुत नमस्ते। बहुत वैदिक जी, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और बड़ा ज्ञानवर्धक है। मेरा एक प्रश्न था कि हम भारतीय संविधान में 343 से 351 तक अनुच्छेद हिंदी भाषा के लिए रखे गए हैं और 15 वर्ष की अवधि उसके लिए सुनिश्चित की गई थी कि ये राजभाषा के रूप में 15 वर्ष बाद लागू किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि करीब 73 वर्ष के बाद भी अभी इतना बीत गया है, तो वो कौन से कारण आपकी नजर में लगते हैं कि हम राजभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, जबकि तुर्किस्तान में कमाल पाशा ने उसी दिन से तुर्की को राष्ट्रभाषा बना दिया? क्या बात। उसका बड़ा कारण है, एक तो हमारे नेताओं में संकल्प शक्ति की कमी, और दूसरा कारण ये है कि राजनीति जिसके चलते ईमान की बात करना लगभग असंभव हो गया है। भारत के नेता अगर दृढ़ संकल्पी होते तो अभी तक संविधान के उस प्रावधान को लागू कर देते, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी हुआ क्या कि तमिल लोगों ने विरोध किया शुरू में। लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में कितनी आत्महत्याएं की तमिलों ने, सारा देश प्रकंपित हो गया, क्योंकि हमने गलती की हिंदी वालों ने की। हिंदी वालों ने हिंदी थोपने का एक ऐसा माहौल बना दिया, छवि बन गई कि हम ज़बरदस्ती हिंदी थोपना चाहते हैं, जबकि मैं शुरू से मैं कह रहा हूँ कि हिंदी थोपने वाली भाषा ही नहीं है। हिंदी में जोर ज़बरदस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन वो एक भाव बन गया था, इसलिए अंग्रेजी से लोग चिपके रहे। अब तमिल सारे देश में तो चल नहीं रही है, तमिल लोग ये तो कह नहीं रहे हैं कि उसको राष्ट्रभाषा बनाओ, लेकिन हिंदी इसलिए नहीं बन पाई कि उन्होंने अंग्रेजी का सहारा ले लिया, और अंग्रेजी का सहारा उन्होंने इसलिए लिया कि हमने तमिल को महत्व नहीं दिया। हम दक्षिण भारत की भाषाओं को महत्व नहीं देते हैं। त्रिभाषा सूत्र बना था तो हमारे कितने बच्चों ने, आप 100-200 बच्चों को भी जानते हैं जो हिंदी के अलावा कोई और भाषा जानते हो भारत की? कितने शर्म की बात। हमने दगाबाजी की है, हमने अपनी भाषाओं के साथ छल किया है। हम हिंदी भाषियों ने कोई हमारी अन्य भारतीय भाषा सीखी नहीं, मैंने नहीं सीखी कोई। इंदौर का हूँ इसलिए मराठी जान लेता हूँ, गुजराती में समझ लेता हूँ, लेकिन मैंने कौन सी भाषा पढ़ी? कोई भी नहीं पढ़ी, पढ़ी नहीं हमने। आपने कौन सी पढ़ी? कोई नहीं पढ़ी। हम कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ते। हमारा जो छली स्वभाव है हिंदी वालों का, कपटी स्वभाव है, उसके कारण हिंदी आज प्रतिहत है। अगर हम तमिल सीखते होते, देखो मुझे कितनी शर्म आती है जब मैं तमिलनाडु जाता हूँ, मुझसे धारा प्रवाह तमिल में बात करते हैं। अभी मैं केरल रहा था 1.5 साल पहले, वहाँ आरिफ मोहम्मद खान हमारे मित्र राज्यपाल हैं, उन्होंने बुलाया, 8-10 दिन में रहा, दूर दूर गाँवों में गया। मेरे जो मित्र हैं वहाँ हिंदी प्रचारणी सभा वाले और दूसरे, वो तो हिंदी बोलते हैं। दूर दूर गाँवों में मैंने देखा कि हर आदमी मुझसे हिंदी में बात कर रहा था। मुझे इतनी शर्म आई, मैं एक वाक्य मलयालम का नहीं बोल सकता। हालांकि मलयालम मुझे समझ में आती है क्योंकि संस्कृत निष्ठ है वो, लेकिन मैं अपने आप पे लानत मार रहा था, कैसे आदमी हो यार, उत्तर भारत के लोग कैसे हैं? हम एक वाक्य नहीं समझ सकते मलयालम का, और वहाँ पे नाव चलाने वाला हिंदी बोल रहा है, जूते गांठने वाला हिंदी बोल रहा है, सब्जी बेचने वाला हिंदी बोल रहा है। तो हमारा ये भी बहुत बड़ा दोष है कि हमने अन्य भारतीय भाषाओं को महत्व नहीं दिया, और वो भाषाएं कितनी समृद्ध हैं, उनमें कितना सौष्ठव है, उन भाषाओं को जानने से मालूम पड़ता है, और कितनी गहरी आध्यात्मिकता है और कितनी गहरी भारतीयता है उन भाषाओं में, और भारतीय संस्कृति कितनी शानदार ढंग से प्रतिबिंबित होती है उन भाषाओं में, कि उन भाषाओं को हम पढ़ें तब मालूम पड़े। हमको भाषाएं सीखनी चाहिए सारी, और देश में एक बड़ा अनुवाद मंत्रालय होना चाहिए। एक दुनिया
भारत के अंदर एक भाषा मंत्रालय होना चाहिए। राजभाषा समितियां बना दी हैं, उसकी सदस्यता के लिए दांव पेंच होता रहता है, क्योंकि वहाँ जब बैठक होती है तो भत्ता मिलता है। उन दिनों में जब मुझे भी कई राजभाषा समितियों का सदस्य बनाते थे मंत्री लोग पकड़ के, तो वो 250-300 रुपये के भत्ते के लिए सब लोग पहुंच जाते थे। मैंने कभी भत्ता नहीं लिया, मैंने कहा मैं भत्ता नहीं लेता हूँ इसका। और मैंने बाद में इन राजभाषा समितियों में रहना ही बंद कर दिया। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उनको मैंने कहा भाई क्या फ़ायदा है, तुम्हारी सारी रेल में अंग्रेजी चलती है, सारे टिकट अंग्रेजी में बनते हैं, सारे वो जो आरक्षण की सूची लगती है रेल के डिब्बों पे वो सब अंग्रेजी में बनते हैं। उनका मुझे नहीं बनना हिंदी साहित्य इसका सलाहकार समिति का सदस्य। तो नीतीश ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप आइए, मैं वायदा करता हूँ मैं कल ही इसको बदलवाऊँ। मैंने कहा ठीक है, अगर बदलवाओगे तो मैं आऊँगा बैठक में, नहीं तो मैं नहीं आता। तो रक्षा मंत्रालय में यही हुआ। कृष्णचंद्र पंत रक्षा मंत्री थे, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा मैं इसका सदस्य नहीं बनूंगा। उन्होंने उसी वक्त, तब TN शेषन जो हैं ये रक्षा सचिव थे, रक्षा मंत्रालय के सचिव थे, उनको आदेश दिया मेरे सामने, बोले वैदिक जी जो कह रहे हैं ये करो, रक्षा मंत्रालय में सारे हिंदी में नाम पट लगवाओ। तब ये बात हुई। तो मेरा कहना ये है कि थोड़ा हम लोगों को भी ईमानदारी से काम करना होगा, तब हमारी भाषा को लोग स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। और कोई एक प्रश्न है केशव जी, वैदिक जी से एक प्रश्न है। जी सर, आनंद जी स्वागत है आपका। हाँ, 75 साल आजादी के हो रहे हैं। वैदिक जी प्रणाम आपको, आपके महान कार्य को और आपके संघर्ष को सलाम। और हम सब आपके वचनों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता 75वें साल की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, ऐसा देश जिसका कानून भी अंग्रेजी में है, जिसका सिनेमा, जिसका कला जगत भी जो है अंग्रेजी के अधीन है, ऐसे में हिंदी या स्वभाषा का कैसे जागरण हो, ये आपसे एक बीज मंत्र चाहिए। ये तो देखिए, मैं अपने पूरे आज वक्तव्य में यही बात मैंने बताई है कि हिंदी को कैसे लाया जा सकता है कि पहले तो हम दूसरी भाषाओं को सबको स्वीकार करें, उनका प्रेम अर्जित करें, उनको जोड़ें अपने साथ और उनसे कहें कि तुम अंग्रेजी का मोह त्यागो। सबसे पहला काम ये है अंग्रेजी के मोह को त्यागना। इसीलिए मेरे भाषणों का जो 50-55 साल पहले संग्रह छपा था, अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे, उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। और जैन मुनि विद्यासागर जी जो कन्नड़ भाषी हैं, उन्होंने उस पुस्तक की 1 लाख प्रतियां छपवाई और वो खूब बिक रही हैं, बट रही हैं, उसका प्रचार हो रहा है। अब मैंने सुना कि उसका कोई फारसी अनुवाद भी कर रहे हैं ताकि वो ईरान में बटे, और तुर्की अनुवाद भी हो रहा है ताकि वो जो चीन का इलाका है उइगर लोगों का, वो तुर्की भाषा बोलते हैं, चीन लोग भी वहाँ हैं, तो उनमें भी वो पुस्तक बटे। उसमें मैंने स्वभाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक जन आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए, पूरे संसार में चलना चाहिए कि स्वभाषा के ज़रिए आगे बढ़ें। विदेशी भाषाओं का बहिष्कार करने का मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको मिटाने की बात नहीं कह रहा हूँ, उनको हटाने की बात कह रहा हूँ कि उन्होंने अनावश्यक जगह जो रोक रखी है वहाँ से उनको हटाएं। बस इतना कर दें तो अपनी भाषाएं अपने आप आ जाएंगी। जी, और कोई सर? और कोई? केशव जी, जी, राजनीतिक स्तर पे नेहरू जी के समय से लेके आज तक मोदी जी तक राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री कार्यालय और राजनीति की भूमिका काफी निराशाजनक रही है। आपका बड़ा अनुभव रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। हेलो, सुना ही नहीं पड़ा। जी केशव जी, जी, आवाज आ रही है? आ रही है साहब, मुझे तो आ रही है। हाँ। वैदिक साहब को आ रही है? वैदिक साहब को मैं कह रहा हूँ, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री से लेके समकालीन प्रधानमंत्री तक, नेहरू जी से मोदी जी तक जो हिंदी की दशा रही, उसमें कोई राजनीतिक चेतना या कोई हिंदी के पक्षधरता दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों है? क्या यह हिंदी समाज का दोष है या हमारी समकालीन राजनीति की जो है विफलता है? उसमें कोई बौद्धिक चेतना ही नहीं है।
क्या ऐसी बात है? आवाज आई? मुझे आ रही है, वैदिक साहब को शायद नहीं आई। प्रशांत जी, प्रशांत जी। सर उनकी तरफ से थोड़ी तकनीकी समस्या है। क्या? वैदिक सर आपका साउंड ऑफ हो रखा है। चलिए ठीक है, तो अपन इसका समापन यही करेंगे। नहीं नहीं, एक प्रश्न अभी वैदिक साहब हेलो, सर हाँ जी, फिर से बोलूं? अब वैदिक साहब अभी हैं वैदिक जी फिर से पूछूं? एक मिनट प्रशांत जी, प्रशांत सर जी। उनकी तरफ से कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उनका चलो, साउंड और वीडियो चला गया है। अच्छा अच्छा, आ गया है, वीडियो आ गया है। हाँ। सर आपका साउंड ऑफ है वैदिक सर। अभी ठीक है? वैदिक साहब का क्या करें प्रशांत जी? सर मुझे लगता है धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि सर चलिए तरफ से भी आनंद जी, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात धन्यवाद नहीं, सभी को, कोई बात धन्यवाद नहीं, सभी कोई को। बात। हाँ। 5 जून को दूसरी सीरीज होगी, जिसमें विदेशी भाषा पर बातचीत होगी, विदेश में जो सत्याग्रही हैं उन पर बातचीत होगी। धन्यवाद। अच्छा। Now, you know, I'd like to ask you some questions.